हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली हिंदी पेडागोजी की। सभी को पता है कि हिंदी में 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पैसेज यानी कि गद्यांश और पद्यांश से, और बाकी जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं पेडागोजी से। हिंदी सब्जेक्ट देखा जाए तो काफ़ी कठिन भी है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि एग्जाम में 20, 18, 21 इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं। अगर आपको हिंदी सब्जेक्ट अपना मजबूत करना, अच्छा करना है, तो आपको ज़रूरत है एक बेहतरीन बूस्टअप की, यानी कि कुछ ऐसा पढ़ने की जहाँ से सीमित कंटेंट में आपके ज़्यादा नंबर आ जाएँ। तो आप अगर चाहते हैं तो आप 100 रुपये में हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। हिंदी का है, सामाजिक विज्ञान का और ईवीएस का है। अगर आपको सीडीपी का नोट चाहिए तो आपको 150 रुपये में हमारे मास्टर अड्डा ऐप के ऊपर उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कीजिए अपने साथियों के पास में। उसके बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। सभी लोग बताइए एक बार, जब कोई बालक प्राथमिक स्तर पर होता है तो बच्चे की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। प्राथमिक स्तर आप समझ ही रहे होंगे, क्लास 1 से लेकर के 5 तक का जो होता है वो होता है प्राथमिक स्तर। पहला ऑप्शन लिखा है उसकी पठन क्षमता का आकलन, दूसरा ऑप्शन लिखा है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, तीसरा लिखा है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, और जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य होता है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो आप लोग अपना पेन उठा लीजिए और 15 तक नंबर डाल लीजिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग बताइएगा जरूर अंत में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था वो लोग सही का निशान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। आपको ये बताना है कि अगर हमें किसी का भाषा का आकलन करना है तो सबसे कम प्रभावी तरीका इनमें से कौन सा रह सकता है। कहानी कहना, कहानी को लिखना, घटना का वर्णन करना, या फिर श्रुतलेख। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पेडागोजी जो है वो थोड़ी सी कठिन आती है हिंदी की, इसीलिए नंबर कम रह जाते हैं लोगों के। 20, 21 या फिर 22 ही नंबर रहते हैं। बहुत ही कम ऐसे छात्र होते हैं जिनके 27 से 28 नंबर आते हैं। वो छात्र वही होते हैं जो लोग स्पेशल कुछ खरीदते हैं, नोट्स खरीदते हैं, फिर कोर्स खरीदते हैं, उन्हीं के आप आते हैं। तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से भाषा का सबसे कम प्रभावी तरीका है वह है श्रुतलेख। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे द्वारा बोले गए बातों को शब्दशः लिख देना। तो इसमें आपको कहीं पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। जैसा हम बोल रहे हैं आप लिखते जा रहे हैं, तो ये सबसे कम प्रभावशाली है। बाकी कहानी कहने के लिए आपको कहानी आनी चाहिए और आपको उसमें से कुछ मतलब कि अपनी तरफ से लगा के बताना है, सारांश उसको बताना है। प्रभावी तरीका हो सकता है भाषा आकलन करने का। और बाकी क्या है, कहानी लिखने में भी आपको अपनी तरफ से कुछ सोचना है, समझना है, जोड़ना है, घटाना है। और घटना का वर्णन करने के लिए आपको सब कुछ याद। जब हम कॉलेज को आ रहे थे पढ़ने के लिए तो हमारे साथ क्या हुआ, हम कहाँ-कहाँ से गुजरे, किस चौराहे पर बस रुकी थी, कहाँ से हम उतर के आए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब आपको सोचने के लिए कुछ ना कुछ मजबूर कर रही हैं। जबकि जो श्रुतलेख होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो हम बोलते जा रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो सबसे कम प्रभावी जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 श्रुतलेख। आगे देखिए लिखा है श्रुतलेख का के बारे में लिखा है सुनकर लिखे गए लेख को कहते हैं श्रुतलेख। क्या कहते हैं? श्रुतलेख। जबकि अनुलेख किसे कहते हैं? श्यामपट या फिर पुस्तक की सामग्री को ज्यों का त्यों लिखना कहते हैं अनुलेख। सुलेख कहते हैं सुंदर लेख को कहते हैं सुलेख। और लोग इनको याद रखिएगा, सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे बात हो रही थी इसकी, जो चीज़ हम बोल रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं सुन सुनकर, तो ये होता है श्रुतलेख। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार आपकी नज़र में कैसा है? पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, या फिर पूर्णतः गलत है, या फिर निराधार है। यानी कि जब आपको आकलन करना है किसी क्लास का, अगर आप अपने क्लास के टीचर हैं और आप पूरे दिन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों के साथ साथ में जब आकलन किया जाएगा बच्चों का, तो आपका भी आकलन हो जाएगा। ये चीज़ कैसी है? सही है, गलत है, अंशतः सही है, फिर अंशतः गलत है, या फिर निराधार है, आपको ये बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ पूर्णतः सही है। क्यों सही है? आपने ऐसा कुछ बताया कि आपने सही तरीके से नहीं बताया। जब बच्चों से पूछा जाएगा तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, यानी कि आपकी भी कमी हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूरी तरीके से सही है। जब तक आप बच्चों को कुछ पढ़ाओगे नहीं अच्छी तरीके से, तब तक आपकी क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी। और आप जब अच्छी तरीके से पढ़ाओगे तो आपकी क्लास भी आगे बढ़ेगी, तो आपका भी आकलन होता है और आपका भी नाम होगा कि ये जो शिक्षक है ये अच्छी तरीके से पढ़ाता है।
अगर आपको आता है इससे किसी को मतलब नहीं है, आपके जो बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाते हैं उनको आना चाहिए, जिससे क्या होता है आपका भी आकलन उनके साथ में हो जाता है। आगे देखिए लिखा है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी। तो आपको यह बताना है, एक लड़की है रीमा जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति के ब्यौरा उसके माता पिता को दिया है। तो रीमा ने जानकारी किसके आधार पर दी, आपको यह बताना था। पहला ऑप्शन लिखा था अवलोकन, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है जांच सूची और चौथा ऑप्शन लिखा है लिखित परीक्षा के आधार पर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर कर भी लेंगे, उम्मीद है। देखते हैं यह क्वेश्चन आया कहाँ से था। यह आया था आपकी पोर्टफोलियो से। इसमें क्या होता है, लिखा है पोर्टफोलियो में शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों पक्ष के दस्तावेज रखे जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी होती है, बच्चों के खींचे गए फ़ोटोग्राफ होते हैं और बच्चों के द्वारा अपने हाथ से लिखे गए फ़ोटोकॉपी होती हैं, और उसके द्वारा परीक्षा में या फिर एग्ज़ाम में किए गए जो इसका आए नंबरों का भी विवरण यहाँ पर होता है। कहने का मतलब ये है कि रीमा के बारे में तो कहाँ से दे रही है, वो दे रही है पोर्टफोलियो से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कहाँ से दे रही है, पोर्टफोलियो से दे रही है। अगर कोई छात्र जो है वो 5 से 6 में जा रहा है और अगर इस 6 वाले टीचर को कोई जानकारी लेनी है तो वो कहाँ से लेगा, वो लेगा क्लास 5 की पोर्टफोलियो से। ये छात्र पढ़ने में कैसा था, इसको कौन कौन से खेल पसंद थे, क्या करता था, ये सब कहाँ पे मिलेगा, उसको पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है। जब बालक पहली कक्षा में जाता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिखने के अंतर्गत आती है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या फिर चित्र बनाना। पहली कक्षा का मतलब होता है स्कूल को जाना शुरू ही किया उसने, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लिखने के अंतर्गत जोड़ी जाती हैं? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें, या स्कूल में किस समय का दृश्य है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं, चित्र में कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं, आपस में कौन क्या बात कर रहा है, बच्चे से चित्र में सबके नाम सोचने को कहें। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। कहने का मतलब है कि जब बालक को जाता है तो उसको चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है। छोटी कक्षाओं में लिखा बहुत कम होता है, जैसे कि यहाँ पे ये टीचर के लिए लिखा है कि आपको बच्चे से ये सब चीज़ें पूछनी है, लेकिन बच्चों को यहाँ पे पढ़ना नहीं, इसको सिर्फ चित्र के माध्यम से बताना है कि हाँ ये लोग ये बात कर रहे होंगे, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा चित्र बनाना। क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब बालक जाता है तो धीरे धीरे अक्षर बनाना सीखेगा, ना कि वो अक्षर बनाता पहले से ही जाएगा। वो बात अलग की है कि कई लोग घर पे ही जो है सिखा देते हैं बच्चों को अक्षर बनाना, लेकिन अगर पहली कक्षा में कोई बालक कुछ चित्र बना रहा है, मान लीजिए उसको छोटा लिखना था तो उसने चिड़िया बना दी, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, लिखने के अंतर्गत आएगा कि वो लिख रहा है कुछ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अगर आपको पढ़ना सीखना है छोटी क्लास में तो उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ निकालना, या फिर अक्षरों की पहचान करना, या फिर पढ़ने का उद्देश्य। सबसे कम जो महत्वपूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, अक्षरों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण होता है अक्षरों की पहचान करना, क्योंकि जब बालक जाता है प्राथमिक स्तर 1 से कहाँ तक होता है, 5 तक का होता है। मान लीजिए कोई बालक अगर 5 में है तो कोई बालक 1 में भी तो हो सकता है। तो जब बालक कोई 1 में जाएगा तो वो अक्षर की पहचान नहीं कर पाएगा जब तक उसको सिखाया नहीं जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा। तो सबसे कम जो प्रभावी तरीका होता है, जो महत्वपूर्ण होता है, वो होता है अक्षरों की पहचान करना। ऐसा नहीं है कि ये होता ही नहीं है, होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है सबसे कम महत्वपूर्ण। तो आपको अक्षरों की पहचान करवाना कि जाते जाते अक्षर पहचानने लग जाएगा, बच्चा नहीं पहचान पाएगा। सबसे पहले अनुमान लगाएगा कि हाँ, कल हमको बताया गया था छोटा आ जो है इसी प्रकार से बनता है, ये छोटा आ हो सकता है। अनुमान लगाएगा, तुक्का मारेगा, तब आपको हो गया हाँ ये इसी प्रकार से बनता है, ये आपका सही है। फिर आप उसको बताएंगे कि ये छोटा आ से क्या होता है, अनार होता है, संदर्भ उसको बताएंगे। उसके बाद में पढ़ने का उद्देश्य उसका क्या है कि उसको छोटा बड़ा आने लग जाए, इसीलिए वो अपने दिमाग को कंसंट्रेट करेगा, यानी कि अच्छी तरीके से आपकी बातों को सुनेगा। लेकिन पहचान कब करेगा, जब उसके अंतर्गत अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ होना और पढ़ने का उद्देश्य होना, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद में क्या करेगा, अक्षरों की पहचान करना सीख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखा जाए तो बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चामस्की, स्किनर या फिर ब्रूनर। भाषा अर्जन क्षमता इनमें से किसके साथ संबंधित है? चलिए, लिखा है नाम चामस्की।
बच्चे भाषा सीखने या फिर भाषा अर्जन करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात मानते हैं। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के लिए नाम चॉम्स्की जहाँ पे लिखा होगा वो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नाम चॉम्स्की आपका ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? नाम चॉम्स्की से संबंधित है। हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात मानते हैं। कौन? नाम चॉम्स्की। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सभी लोग बताएंगे। जब प्राथमिक स्तर पर बच्चा जाता है तो भाषा सीखने के लिए भाषा संबंधी इनमें से ऐसा कौन सा संसाधन है जो बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है या फिर महत्वपूर्ण होता है? पहला ऑप्शन लिखा है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन लिखा है बाल साहित्य, तीसरा ऑप्शन लिखा है समाचार पत्र, चौथा ऑप्शन लिखा है टेलीविजन। बच्चा स्कूल गया ही नहीं, आपने उसको पहली क्लास में आते आते कंप्यूटर पकड़ा दिया तो वो बच्चा सीख सकता है? कुछ नहीं सीख पाएगा भाषा संबंधी। दूसरा ऑप्शन लिखा है बाल साहित्य। बाल साहित्य का मतलब होता है ऐसी किताबें जिनमें बच्चों के बारे में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं चित्र, अच्छे से चित्र बने होते हैं, तितलियाँ हो गई, खरगोश हो गए, इस प्रकार से होता है बाल साहित्य। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लिखा होता है भाषा संबंधी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी जो सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण संसाधन है वह हो जाएगा बाल साहित्य। समाचार पत्र वो पढ़ नहीं पाएगा और टेलीविज़न के माध्यम से अभी कुछ वो सीख नहीं रहा है क्योंकि अभी वो विद्यालय जाना शुरू ही किया है उसने। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बाल साहित्य की किताबें आती हैं जिनमें छोटी छोटी कहानियाँ दी होती हैं, चित्रों के माध्यम से बताया जाता है, इशारा किया जाता है। तो भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बाल साहित्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग बताइए। लिखा है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह डॉट डॉट है, या स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या फिर अनुचित है? सभी लोग बताइए। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। मान लीजिए आप अपने विद्यालय में गए और आप हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो कि बिहार से है तो वो अपनी बात को कहने के लिए अपनी बिहारी भाषा का प्रयोग करने लग गया। तो आप लोग बताइए ये क्या हो जाएगा? स्वाभाविक है, निंदनीय है या फिर विचारणीय या फिर अनुचित है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह स्वाभाविक है कि अगर कोई बालक हिंदी भाषा की क्लास में एकदम से कोई चीज़ बता रहा है फिर पूछ रहा है और इसने अपनी मातृभाषा बोल दी, यानी कि अगर कोई बालक हरियाणा का है तो वो अपनी हरियाणा भाषा में पूछने लग गया, तो इसमें गलत नहीं है। या कैसा है? ये हमारे व्यवहार में शामिल होता है, नेचर में शामिल है, या स्वाभाविक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले देखते हैं भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा की पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। आगे लिखा है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर हिंदी भाषा की कक्षा में किसी बच्चे ने अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर लिया तो ये क्या है? एक त्रुटि हो गई छोटी सी, लेकिन कैसी थी? स्वाभाविक त्रुटि है जो कि धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है? भाषा के पृष्ठभूमि पर किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है कि तुमने भैया यहाँ पे गलत उच्चारण कर दिया, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर लिया है तो तुम क्लास से बाहर चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सब क्या है? स्वाभाविक चीज़ें हैं, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी है। क्वेश्चन आपके 2021 और 22 के एग्जाम में बन चुका है। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग है। पहला ऑप्शन दिया है सभ्यता संस्कृत, दूसरा ऑप्शन दिया है सभ्यता साहित्य, तीसरा ऑप्शन दिया है संस्कृत और साहित्य। साहित्य से हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पर है। चौथा ऑप्शन है संस्कृत और चुनौतियाँ, तो ये भी नहीं होगा। बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 बच गया है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डॉट डॉट हैं। मान लीजिए कोई बच्चा छोटी क्लास में पढ़ने के लिए जा रहा है, क्लास 1 2 हो गई, तो उनके पुस्तक में क्या है? कार्टून बने हुए हैं, विज्ञापन, भाषण है, कार्टून बने हैं उनके ऊपर और भाषण लिखा हुआ है, विज्ञापन आदि हैं। तो बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक हैं या फिर अनुपयोगी हैं? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 1 करें उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर की अगर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण या फिर विज्ञापन आदि बने हुए हैं या फिर लिखे हुए हैं तो बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में क्या हो जाएंगे? ये
सहायक हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिक का मतलब सिर्फ 1 नहीं है, प्राथमिक का मतलब 1 से 5 तक के लिए है। अगर कोई बालक 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है और उसके सामने भाषण विज्ञापन आ रहे हैं तो क्या होंगे, ये बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या हो जाएंगे, सहायक हो जाएंगे। उनको ऐसे कई सारे वर्ण पढ़ने को मिल सकते हैं जो कि उनको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली हैं ये सब चीज़ें उनके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। भाषा विकास के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भाषा के विकास की अगर बात करें तो संयुक्त परिवार में अच्छा क्यों होता है, क्योंकि सभी लोग बच्चे से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बड़ा परिवार होता है तो बच्चा खाली नहीं बैठ पाता है, कभी अपने चाचा के साथ खेल रहा है, उनसे कुछ पूछ रहा है, उनको कुछ बता रहा है। इससे क्या होता है, भाषा का विकास अच्छे तरीके से हो जाता है। उसके बाद लिखा है भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा की वातावरण होना आवश्यक है। अगर आपको भाषा सीखनी है, मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखनी है, तो जब आपको ऐसा वातावरण मिल पाएगा जहाँ पे सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं या फिर इंग्लिश सीखते हो, तभी आप सीख पाएंगे। या फिर आपको अगर वातावरण नहीं मिल रहा है तो आप नहीं सीख पाएंगे। नीचे देखिए लिखा है भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। क्या है, अगर आप किसी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका जो मुख्य तत्व होता है वो होता है उसकी स्पष्टता। मान लीजिए आपने इंग्लिश तो सीख ली लेकिन आप इंग्लिश का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, बताना, तो आप हिंदी में पूछ रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बचा। क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगला आपका पॉइंट लिखा है 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। एक लड़की है जो कि क्या लिखती है, पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिख देती है, तो आप उसकी लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग सजग है, या फिर वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या फिर वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। अति सामान्यीकरण का मतलब क्या है कि बार बार लगा देती है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है लेखन कौशल के मूल्यांकन में अध्यापक विद्यार्थियों को लेखन क्षमताओं का आकलन करता है। अध्यापक यह आकलन करता है कि विद्यार्थी लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हुए अथवा नहीं हुए हैं। साथ ही वह उनके लेखन में वर्तनी, विराम चिन्ह इत्यादि से संबंधित दोष का भी मूल्यांकन करता है, निबंध लेख, अनुच्छेद लेख आदि के माध्यम से। तो कहने का मतलब है कि कोई टीचर ने जब इस लड़की की कॉपी चेक की लेखन क्षमता करने के लिए, तो उसने देखा कि लड़की ने क्या किया है, हर जगह पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कर रखा है, तो इसने क्या किया है, अति सामान्यीकरण कर दिया है, अति कर दी है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, अति सामान्यीकरण करती है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको विद्यालय में अपना भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बच्चे के लिखित क्षमता को पहचानना, या फिर बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या फिर बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। अगर आप एक टीचर हैं विद्यालय में और आप भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर इनमें से आपको क्या देखना चाहिए, सबसे पहले आपको ये बताना है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। अगले लिखा शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद लिखा भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो कई सारी भाषाएं सीख सकें और उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने कि भाषा कौन, कि जो बालक है आपका, जो बच्चा है आपका, वो सबसे अच्छे तरीके से कौन सी भाषा को बोल सकता है, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, बंगाली, मराठी, पंजाबी, या फिर हरियाणवी बोलता है, बिहारी बोलता है। तो जब आप बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानेंगे तभी आप भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी भाषा को पहचानना कि वो किस भाषा को बोलने में सबसे सहज है, या फिर उसके लिए कौन सी भाषा बोलना सबसे सरल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए लिखा है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डॉट डॉट और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। सभी लोग बताइए क्या बनना है, पढ़ने, लिखने, रटने या फिर समझने। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर की भाषा को बोलना सीख लेते हैं, उसके बाद में अपने आस पड़ोस के लोगों के पास में जाते हैं, धीरे धीरे जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी भाषाओं को
भी धीरे धीरे सीख लेते हैं। उसके बाद में जो उनके मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, उनकी भाषाओं को भी सीख लेते हैं। कहने का मतलब है 2 से 3 भाषाओं से लेस होते हैं, क्या करने के लिए? समझने के लिए। वो 2 से 3 प्रकार की भाषाओं को समझना सीख जाते हैं जब तक वो स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने से पहले की बात है, स्कूल जाने के बाद की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। जब तक स्कूल जाता है उससे पहले ही वो 2 से 3 भाषाओं को बोलना या फिर समझना चीज़ें सीख जाता है स्कूल जाने से पहले। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलता आती है। जितनी भाषाओं में प्रयोग करोगे आपके क्या हो जाएगी? कुशलता आती जाएगी। बच्चा अगर 3 भाषा सीख रहा है अपने आसपास से या फिर अपने मित्रों साथियों से, 4 भाषा सीख रहा है तो धीरे धीरे उन भाषाओं में कुशलता आती जाएगी। बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से ही पहले ही भाषा जटिलताएं और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। जब कोई बच्चा विद्यालय आता है तो उससे पहले ही जो उसकी मातृभाषा होती है, फिर आस पड़ोस की भाषा होती है, उसमें वो क्या करता है? उनकी जटिलताओं और उनके नियमों को पहचानने लग जाता है और उनको अच्छी तरीके से समझने लग जाता है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही था। आगे लिखा है किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी ... को सीखना, उसके ... को सीखना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लोगों ने गलत कर दिया था इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेडागोजी का क्वेश्चन है ये। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आप लोग बताना कि आप लोग इसका आंसर कर पाए थे या फिर नहीं कर पाए थे। जो लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगर आपको हमारे इस क्लास की PDF चाहिए जो आप अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हमारी सभी क्लासों की PDF बिल्कुल फ्री में आपको मिलेंगी और आपको फ्री में मिल जाएंगी क्लास 3rd से लेकर क्लास 8 तक के लिए NCERT बुक। वहाँ पर जाकर के आप चैप्टर वाइज अपना रिवीजन कर सकते हैं, फिर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको मिल जाएंगे पिछले 8 से 9 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर विद आंसर की के साथ में। और अगर आपको पेड नोट्स खरीदने, हिंदी हो गया, EVS हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया और CDP हो गया, तो आप हमारे ऐप के ऊपर विजिट कीजिए और आपको सबसे कम कीमत पर कोर्स उपलब्ध है, यानी कि नोट्स उपलब्ध हैं PDF के माध्यम से, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। इस साल CTET को एक बार में पास करना चाह रहे हैं तो आपको नोट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ही कम रखी गई है, आपके हिसाब से ही रखी गई है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कीमत रखी है। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन 15 में से सही निकले और आपको कैसी लगती है हिंदी पेडागोजी, आसान लगती है, कठिन लगती है या फिर सामान्य लगती है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक बार मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।